और इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम कंसिडर कर लो तो बेसिक मीडियम में मोस्टली हम लोग अल्कली का यूज़ करेंगे। अल्कली वाले पार्ट में KOH ले लो, NaOH ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लेना है कंसिडर कर सकता है। तब इस केस में हम लोगों के इस OH के रिस्पेक्ट में CHO वाला ग्रुप सर ये आइदर, सब बता दिए। हाँ मतलब केवल रिएक्शन बताए थे, उसी चीज़ को रिपीट कर दे रहे हैं। OH के रिस्पेक्ट में CHO वाला जो ग्रुप है वो आइदर ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा। बट क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करते हैं, ऐसा ऑल्दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कोई प्रोमिनेंट रीजन नहीं है, बट स्टिल अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर कर रहे होते हैं तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट आराम से कंसिडर किया जा सकता है। अदरवाइज स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर की वजह से इन जनरल पारा प्रोडक्ट मेजर निकल के आता है, बट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंट फीचर होता है, आराम से ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर निकल के आ सकता है। मैकेनिज्म वाले पार्ट में मेंशन किया था कि कार्बीन मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करते हैं। हेडिंग में आई गेस लिखवा दिया था कार्बीन मैकेनिज्म वाला पार्ट। तो अगर हम लोग कार्बीन मैकेनिज्म कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं तो इस केस में कार्बीन वाले पार्ट में हम लोग डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन कंसिडर करेंगे। और इस डाइक्लोरोकार्बीन वाले पार्ट में हम लोग के पास दो ऑप्शन है, मतलब क्या दो ऑप्शन वाले पार्ट में, एक तो ये ऑप्शन है कि हम लोग दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक पेयर के जैसा रख दें, या फिर उसके अलावा जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जैसा एग्जिस्ट करेगा। ये दो ऑप्शन हम लोग कंसिडर करते हैं। पहले वाले पार्ट को हम लोग सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं, दूसरे वाले पार्ट को हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं। और इस केस में जो कोवेलेंसी वाला पार्ट है, क्योंकि कार्बन दो बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब कार्बन वाले पार्ट का कोवेलेंसी आराम से हम लोग 2 कंसिडर करते हुए काम करेंगे। ये सब पॉइंट्स हम लोग मेंशन कर चुके थे। तो उसके आगे हम लोगों को मैकेनिज्म वाले पार्ट का डिस्कशन करना है बेसिकली। मैकेनिज्म सिंपल सा है, बस एक यूनिक पार्ट इसमें यह है कि हम लोगों का जो कार्बीन है उसका फॉर्मेशन हम लोग करा कैसे रहे हैं। ये कार्बीन का जब फॉर्मेशन कराएंगे तभी हम लोग आगे के स्टेप में जा सकते हैं। तो उस कार्बीन के फॉर्मेशन के टाइम पे जैसे CHCl3 है अगर, तो इस CHCl3 में जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का है। तो आराम से हम लोगों का OH माइनस वाला पार्ट H प्लस वाले पार्ट के साथ कंबाइन करेगा, यहाँ से H प्लस वाले पार्ट को हटाएगा, तो अपने प्रोडक्ट में CCl3 माइनस का फॉर्मेशन होता है। और एक बार CCl3 माइनस बन गया तो CCl3 माइनस बेसिक मीडियम में थोड़ा अनस्टेबल नेचर का होता है। और क्योंकि ये अनस्टेबल नेचर का है तो रिएक्शन नहीं हो रहा, बट बेसिक मीडियम में CCl3 माइनस अनस्टेबल नेचर का है, इसकी वजह से यहाँ से कोई भी एक हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर और सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के हट जाता है। मतलब बेसिकली Cl माइनस वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो जा रहा है। तो इस केस में हम लोग का अगर Cl माइनस रिमूव हो जाएगा तो कार्बन के ऊपर दो क्लोरीन वाला पार्ट बच जाएगा। और क्योंकि कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और Cl माइनस रिमूव हो गया, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज आराम से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हम लोग ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो हम लोग के बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, और एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना वहीं से Cl माइनस वाला पार्ट हटा, तो आराम से डाइक्लोरोकार्बीन बन रहा है। एक छोटा सा चीज़ हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, जैसे अगर तुम लोगों को याद हो थोड़ा बहुत, तो जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन देख रहे थे तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन वर्ड यूज़ करते थे, मेरे हिसाब से याद होगा। तो जैसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन वर्ड अगर मेंशन कर भी रहे हो हम लोग, तो उस केस में जस्ट दो अगल बगल वाले कार्बन से लिविंग ग्रुप हटना चाहिए, तो इस केस में हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोल सकते थे। बट अगर हम लोग CCl3 माइनस वाले पार्ट को कंसिडर करके चल रहे हैं तो इस केस में सबसे पहले स्टेप में H हटा, तो जिस कार्बन से H हटा उसको अल्फा कार्बन बोल दिया अभी के लिए। फिर उसी कार्बन से क्लोरीन वाला पार्ट भी हट रहा है। अब तीनों में से कोई क्लोरीन हट रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि तीनों सेम है। कोई भी क्लोरीन अगर हट रहा है तो उस केस में एक ही कार्बन के ऊपर से हम लोग का हाइड्रोजन वाला पार्ट भी हट रहा है और क्लोरीन वाला पार्ट भी हट रहा है। तो एक ही कार्बन के ऊपर से अगर दो ग्रुप हट रहा है मतलब अल्फा एलिमिनेशन, फिर वापस से अल्फा एलिमिनेशन है। तो इस केस में अल्फा बीटा ना बोल के अल्फा अल्फा भी नहीं बोलते हम लोग, सिंपली इस चीज को हम लोग अल्फा एलिमिनेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। ऑल एक चीज है कि जैसे अल्फा एलिमिनेशन वाले पार्ट से हम लोगों के पास कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा। अल्फा एलिमिनेशन से हम लोगों को एक रिएक्शन वाले पार्ट का इंटरमीडिएट मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को कहीं प्रोमिनेंटली अलग से मेंशन नहीं करते हैं, बट ये वर्ड ध्यान रखना कि हम लोग जब रिएक्शन करा रहे होंगे तो उस केस में इस मैकेनिज्म के टाइम पे अल्फा एलिमिनेशन टाइप का प्रोसेस कंसिडर किया जा सकता है। इतने पार्ट को नोट करो पहले, और इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट मेंशन कर लेना, पहले नोट करो ऊपर वाले पार्ट को।
CCl3 माइनस वाला पार्ट बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होगा और CCl3 माइनस वाला पार्ट Cl माइनस रिलीज करके आराम से डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन करेगा। डाइक्लोरोकार्बीन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग को कंसिडर तो करना है, एक दो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मेरे हिसाब से बैक बॉन्डिंग में ये पॉइंट आ चुका होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो भी हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कशन कर लेंगे। सर रिलीजियस Cl माइनस होगा ना? सॉरी, हाँ, रिलीजियस Cl माइनस। पहला पॉइंट तो ये कंसिडर कर सकते हैं, अगर मान लो हम लोग डाइक्लोरोकार्बीन लेकर के चल रहे हैं, कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन और कार्बन के ऊपर हम लोग मोस्टली यूज करेंगे यहाँ पे सिंगलेट कार्बीन वाला पार्ट। तो कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 में से 2 बॉन्ड में चला गया तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब कि ऑक्टेट वाला पार्ट इनकम्प्लीट है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो सिंपली हम लोग इस चीज़ को इलेक्ट्रोफाइल के जैसा कंसिडर कर सकते हैं। मतलब इस पूरे कंपाउंड में जो CCl2 वाला पार्ट है उस चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ले सकते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। इनफैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो ठीक ठीक इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर भी किया जा सकता है, पहला चीज़। एक छोटा सा पॉइंट इसके नीचे नोट के जैसा लिख लो या फिर इसको एग्जाम्पल के जैसा कंसिडर कर लो या छोटा सा एक फैक्ट के जैसा कंसिडर कर लो। जैसे बस हम सिंपली तुम लोग के सामने एक क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं स्टेबिलिटी वाले पार्ट के सेंस में। हम लोग का डाईफ्लोरोकार्बीन और डाईक्लोरोकार्बीन इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा या ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? डाईक्लोरोकार्बीन और डाईफ्लोरोकार्बीन इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ऐसा कंसिडर कर लो, या ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? जस्ट उल्टा प्रोसेस है, कंसिडर करके देखो एक बार। डाईक्लोरोकार्बीन। तो इस केस में जैसे एक चीज हम लोग कंसिडर कर लेंगे, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को। जैसे बैक बॉन्डिंग का केस हम लोग लेकर के चल रहे हैं सिंपली, तो कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन ग्रुप दे रखा, कार्बन वाला पार्ट लोन पेयर अपना कोऑर्डिनेट करेगा, आराम से बैक बॉन्डिंग करा सकता है क्योंकि कार्बन के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पी ऑर्बिटल खाली होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर कर सकते हैं। कार्बन बैक बॉन्डिंग कर सकता है, सॉरी क्लोरीन वाला पार्ट बैक बॉन्डिंग कर सकता है, ऊपर का क्लोरीन भी लोन पेयर कोऑर्डिनेट करा करके बैक बॉन्डिंग कर सकता है। और अगर हम लोग फ्लोरीन लेकर के चले, डाईफ्लोरोकार्बीन, तो फ्लोरीन वाला पार्ट भी आराम से बैक बॉन्डिंग कर सकता है। इन दोनों में ज़्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग किस में होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अगर बैक बॉन्डिंग की कंसिडर करें तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत याद होगा, बैक बॉन्डिंग की इफेक्टिवनेस के लिए हम लोग नेचर ऑफ पाई बॉन्ड कंसिडर करते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ पाई बॉन्ड से हम लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड मिल सकता है। तो अगर नेचर ऑफ पाई बॉन्ड कंसिडर कर लिया तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड कंसिडर कर लेंगे। कार्बन वाले पार्ट में सेकंड पीरियड है तो 2p के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, फ्लोरीन वाले पार्ट में 2p के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो 2p ओवरलैप। जबकि कार्बन वाले पार्ट में 2p है और क्लोरीन वाले पार्ट में थर्ड पीरियड निकल के आएगा, 3p ले सकते हैं। अगर क्लोरीन सेंट्रल एटम होता तो उसका 3d ऑर्बिटल भी यूज किया जा सकता था, बट क्योंकि क्लोरीन वाला पार्ट सेंट्रल एटम नहीं है तो आराम से हम लोग यहाँ पे 3p ऑर्बिटल कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। तो इस केस में पहले वाले केस में 2p 3p ओवरलैप है और दूसरे वाले केस में 2p 2p ओवरलैप, और ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ 2p 2p ओवरलैप का होगा क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाला पार्ट कम होता है। तो अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग की बात करें तो आराम से CCl2 में थोड़ा लेस इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, CF2 वाले पार्ट में ज़्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है। और जितना इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगा उस केस में हम लोग का स्टेबिलिटी वाला पार्ट उतना ही ज़्यादा रहेगा। साइड में बस हम मेंशन कर दे रहे हैं ड्यू टू इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग।
तो इस एक छोटे से पार्ट का ध्यान रखना, ऑल्दो इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग से ज़्यादा रिलेशन है, बट फिर भी इतना ध्यान रख सकते हैं क्योंकि कार्बीन मैकेनिज्म है, यहाँ पे उस चीज़ का सिग्निफिकेंस है तो आराम से मेंशन किया जा सकता है। तो एक ये पार्ट ध्यान रखना कि हम लोग का डाईफ्लोरोकार्बीन वाला पार्ट इस तरीके से डाईक्लोरोकार्बीन से ज़्यादा स्टेबल होगा। ब्रोमीन वाले पार्ट में जाएंगे और लेस इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, वहाँ पे स्टेबिलिटी वाला पार्ट और भी घटता चला जाएगा, मतलब रिएक्टिविटी बढ़ सकता है। बट मोस्टली हम लोग डाईक्लोरोकार्बीन लेके चल रहे हैं ताकि एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट सिग्निफिकेंट हो, एटलीस्ट हम लोग H+ को हटा पाए। CHF3 अगर लेके चलते हैं तो CHF3 वाले पार्ट में H+ को हटाना मुश्किल काम होगा। क्यों H+ को हटाना मुश्किल काम होगा? क्योंकि अगर H+ को हटाते हैं, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज बनेगा, तो बैक बॉन्डिंग होने के लिए फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो पहले बैक बॉन्डिंग हो तो सही, पहले कार्बन का बैक बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ है, फ्लोरीन के साथ है, हेलोजन के साथ हो, तब H+ हटेगा। अगर वो चीज़ नहीं हो रहा तो उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है। फिर जब तक एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, H+ हटेगा नहीं, तब तक हम लोग क्लोरीन ये कार्बिन के का फॉर्मेशन भी नहीं करा सकते। तो इसलिए डाईक्लोरोकार्बीन बनाना थोड़ा इजी केस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद अपने जो मैकेनिज्म वाले पार्ट की हम लोग बात करते हैं, उसमें एक छोटे से स्टेप के बाद अगला जो स्टेप है वो तो इजी निकल के आएगा मैकेनिज्म वाले पार्ट में। सबसे पहला चीज़ ये कि हम लोग का जो फिनॉल वाला पार्ट है, ये फिनॉल वाला पार्ट जो भी हम लोग का बेसिक मीडियम रखा OH-, इस OH- के साथ आराम से एसिड बेस रिएक्शन करेगा। अगर फिनॉल वाला पार्ट एसिड बेस रिएक्शन करेगा तब उस केस में फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन मिलना है, और फिनॉक्साइड आयन वाला पार्ट आराम से रेजोनेंस में जा सकता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आराम से नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर बना सकता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये, या माइनस चार्ज। और दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पारा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज। एक्चुअल में इस नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी को अगर कंपेयर करो, जैसे इसमें दो चीजें कंपेयर करनी है अपने को, ढंग से अगर सोचना, मेरे हिसाब से याद होगा तुम लोगों को, अब तक याद हो चुका होगा। पहले वाले केस में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, दूसरे वाले केस में कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, तीसरे वाले केस में भी कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज अगर कंसिडर करें तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, और जितना लेस स्टेबल नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज वाले पार्ट में हम लोग आराम से यहाँ पे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कार्बन वाला पार्ट ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। बट अगर तुम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी याद है, और हमको नहीं लगता कि तुम में से किसी को भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी अब तक याद होगा, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी में नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ कंसिडर करें, पहला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बट क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है इसलिए अपने काम का नहीं है। जबकि दूसरा और तीसरा स्ट्रक्चर थोड़ा लेस स्टेबल है, और दूसरे और तीसरे स्ट्रक्चर को अगर कंसिडर करना शुरू करें हम लोग, तो जैसे यहाँ पे लीनियर कंजुगेशन दिख रहा, यहाँ क्रॉस कंजुगेशन टाइप का चीज दिख रहा, इधर एक साइड से जाएंगे या दूसरे साइड से जाएंगे। तो पहला लीनियर क्रॉस हो गया, दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है इसका माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोगों का जो नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर वाले केस में ज़्यादा स्टेबल है। तो हम लोग को एक चीज़ शायद थोड़ा ध्यान होगा कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसका परसेंटेज भी उतना ही ज़्यादा होता है, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा तो पहला वाला एग्जिस्ट करेगा, बट पहला वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा और तीसरा फिर इसी ऑर्डर में एग्जिस्ट करेगा, मतलब पहले से थोड़ा कम दूसरा, दूसरे से थोड़ा कम तीसरा एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब सेकेंड वाले स्ट्रक्चर का अमाउंट ज़्यादा होगा रिएक्शन मीडियम में, और अगर इसका अमाउंट ज़्यादा होगा तो फिर इसके थ्रू जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी आराम से ज़्यादा निकल के आएगा, क्योंकि अभी तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो यहाँ से प्रोडक्ट बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है मेजर माइनर के लिए, लेकिन हम लोग अमाउंट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आराम से प्रोडक्ट के मेजर या माइनर होने की बात कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, शायद एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ऑल्दो हमको ध्यान नहीं है एनसीईआरटी का, बट स्कूल्स में नॉर्मली बोल दिया जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हम लोग का प्रोडक्ट है, ऑर्थो प्रोडक्ट, ये मेजर निकल के आता है। इस चीज़ को हम लोग सैलिसाइलडिहाइड भी बोलते हैं, शायद नाम लास्ट क्लास में दिखा दिए थे। तो ये चीज़ बोल दिया जाता है कि सैलिसाइलडिहाइड वाला पार्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाद में आएगा। तब तक तो हम लोग दूसरा प्रोडक्ट आराम से बना सकते थे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सफिशिएंट रीजन नहीं है जिसके बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन कर पाए इस चीज़ को। खैर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के O- वाले पार्ट के रेजोनेंस में जाने के बाद जो हम लोग का डाइक्लोरोकार्बिन है, ये हम लोग का क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है
तो आराम से नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके या नीचे वाला नेगेटिव चार्ज कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके बाकी का स्टेप फॉलो कर सकता है। उन नीचे वाले को हम मेंशन नहीं कर रहे, केवल बीच वाले पार्ट को मेंशन कर रहे हैं। तो कार्बन वाला पार्ट जब कार्बन के ऊपर मतलब डाइक्लोरोकार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो कुछ ऐसा स्टेप बनना चाहिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था इसके ऊपर CCl2 का फॉर्मेशन होगा। इसके ऊपर एक हाइड्रोजन वाला ग्रुप पहले से दे रखा है, और क्योंकि कार्बन का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करने के लिए खत्म हो गया तो अब CCl2 के ऊपर माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होना है। यहाँ तक के स्टेप के बाद हम लोग जब अगले स्टेप में मूव करते हैं तो यहाँ के स्टेप के बाद चीज़ें थोड़ी नॉर्मल है। कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो उतना स्टेबल नहीं होगा जितना कि अगर यहाँ का नेगेटिव चार्ज H+ से रिएक्ट करके इसको हटा दे और यहाँ नेगेटिव चार्ज बना दे। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे इंट्रा H+ एक्सचेंज कर देते हैं, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज या फिर इंट्रामोलिकुलर H+ एक्सचेंज वर्ड अगर मेंशन कर ले तो सिंपली हम लोगों के इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, और उसके अलावा हम लोग का जो बाकी दोनों क्लोरीन है जिस कार्बन के ऊपर उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब यहाँ का नेगेटिव चार्ज -m की वजह से ज़्यादा स्टेबल है और साथ ही साथ रेजोनेंस भी है, और डाइक्लोरोकार्बन का -I इफेक्ट भी है। तो इसीलिए हम लोग का नेगेटिव चार्ज जस्ट बगल वाले कार्बन से H+ एक्सेप्ट करके आराम से न्यूट्रल हो जाता है और नेगेटिव चार्ज को दूसरी जगह भेज दिया। इसके बाद तुमको जो स्टेप फॉलो करना है कर सकते हैं। जब इसके बाद के स्टेप में अपनी मर्जी है कि हम लोग पहले रेजोनेंस करा के कुछ बना दें या पहले कुछ और स्टेप फॉलो कर दें। तुमको जो स्टेप फॉलो करना होगा कर सकते हैं। अभी के लिए इतने पार्ट को नोट करो पहले, जितना मैकेनिज्म दे रखा है, और यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ सकते हैं। यहाँ तक का पार्ट अगर नोट कर लिया होगा तो इसके आगे वाला स्टेप को जैसे मेंशन कर रहा है, और आगे वाला स्टेप इंडिपेंडेंट टाइप का स्टेप बोल सकते हैं। एक बार एनसीईआरटी में देख लेना कि एनसीईआरटी में क्या स्टेप दे रखा है, बट उससे फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे एक तो यहाँ रेजोनेंस करा सकते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ये स्टेप कंसिडर किया जा सकता है कि हम लोग का फिनॉक्साइड आयन फिर से बन गया, और उसके अलावा बाकी जो ग्रुप है सी के ऊपर H, यहाँ के ऊपर एक Cl और दूसरा Cl, ऐसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद फर्दर स्टेप करा सकते हैं। फर्दर स्टेप में हम लोग को सिंपली SN2 रिएक्शन कराना है। तो OH- वाला पार्ट सीधा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके क्लोरीन को हटाएगा, फिर OH- वाला पार्ट फिर से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके दूसरा Cl ग्रुप आएगा। मतलब अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में
ऊपर जो O माइनस था वैसे ही रह गया, कार्बन के ऊपर एक H है, उसके अलावा एक Cl हटा, एक OH ग्रुप, दूसरा Cl हटा, दूसरा OH ग्रुप, और यहाँ से एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप, क्योंकि अनस्टेबल होता है तो आराम से यहाँ से H2 वाले पार्ट को रिमूव करके हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में O माइनस बनेगा और यहाँ वाले पार्ट में CHO का फॉर्मेशन। तो एक तो ये चीज करा सकते हैं। दूसरा, जो रेजोनेंस करा है उस स्टेप को स्किप करके डायरेक्टली OH माइनस का रिएक्शन करके यहाँ तक डालो और उसके आगे रेजोनेंस करा दो। तो एक बार एनसीईआरटी में देख लेना कि दोनों में से कौन सा स्टेप दे रखा है। स्कूल के एग्जाम में नॉर्मली राइट द मैकेनिज्म ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन ये आता है, तो उस मैकेनिज्म को लिखते वक्त उस स्टेप का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। ये चीज तुम लोगों को खुद से एनसीईआरटी में देखते हुए काम करना है। तो दोनों में से जो स्टेप लिखो, गलती दोनों में से कोई नहीं है, बट क्योंकि स्कूल का एग्जाम होगा तो एक ही पार्टिकुलर स्टेप जो एनसीईआरटी में दे रखा है उस चीज को फॉलो करना होगा। और उसके बाद फिर हम लोग का जो O माइनस है आराम से मीडियम से H प्लस गेन कर सकता है। ऑल्दो ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो H प्लस गेन नहीं करेगा, बट जैसे हम लोग बेसिक मीडियम को हटाएंगे H प्लस गेन करके आराम से हम लोग सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बस कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखना होता है, कार्बीन से एसोसिएटेड पॉइंट्स के ध्यान रखने होते हैं, और उसके अलावा फिर कुछ कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है कि रिएक्शन हो कैसे रहा है। बट क्योंकि आगे के 2-3 रिएक्शन, कोल्ड स्मिड रिएक्शन और दूसरा एक कुछ बोलते हैं रीमर टीमन फॉर्माइलेशन, ये दो रिएक्शन जो है ये दोनों रिएक्शन सिमिलर टाइप के होते हैं, तो हम लोग यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बार बार ये चीज रिपीट होगा तो अपने आप याद हो जाएगा। नोट कर लो मैकेनिज्म को। अगर मैकेनिज्म वाले पार्ट में कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ऑल्दो डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स है तो डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बट अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। तो इस रिएक्शन में एक चीज ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज तो ये कि रिएक्शन तब हो रहा है जब यहाँ से H प्लस वाला पार्ट हट रहा है, वहां पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब रिएक्शन वैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि H प्लस हटा, नेगेटिव चार्ज बना, इसकी वजह से रिएक्शन ज्यादा इजीली हो पाएगा, क्योंकि O माइनस वाले पार्ट का प्लस एम इफेक्ट बहुत हाई होता है। तो आगे 1-2 एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उन सब डिस्कशन में तुम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग के क्वेश्चन किस किस फ्रेम में आ सकते हैं, हम लोगों को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। ऑल्दो इस सवाल में ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल पूछा जा सकता है, बस ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग का रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी है कि, चलो ठीक है क्वेश्चन के थ्रू ही आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नोट करना शुरू करो। जैसे मान लो एक ये रिएक्शन दे रखा, OH वाला पार्ट दे रखा और दूसरा यहाँ पे OCH3 दे रखा है, और इसका रिएक्शन हम लोग पहले स्टेप में CaCl3 के साथ करा रहे हैं, दूसरे स्टेप में हम लोग सॉरी CaCl3 वाले पार्ट के साथ साथ हम लोग यहाँ पे OH माइनस लेके चल रहे हैं, और दूसरे स्टेप में हम लोग एसिडिफिकेशन करा दे रहे हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो जैसे OCH3 और OH वाले पार्ट में अगर प्लस एम कंपेयर करें तो OH का प्लस एम ज़्यादा है। मतलब OH वाला पार्ट अपने रिस्पेक्ट में जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज बनाना चाहेगा वहीं पे रिएक्शन हम लोग का होना चाहिए। जो ज़्यादा प्लस एम होगा वही चीज़ अपने रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा, अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो इस केस में जो OH है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर प्लस एम है, तो आराम से OH के रिस्पेक्ट में हम लोगों का CHO ग्रुप
ऑर्थो पोजीशन पे लग सकता है। बट एक चीज लोग नॉर्मली ध्यान नहीं रखा करते हैं कि रिएक्शन OH के थ्रू नहीं हो रहा, रिएक्शन पहले स्टेप में O माइनस बन रहा है यहाँ पे और उसके वजह से हो रहा है। OH का प्लस एम अच्छा है बट O माइनस का प्लस एम बहुत ज़्यादा अच्छा है या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो O माइनस के वजह से पूरा का पूरा रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पे हो रहा है, ना कि केवल OH के वजह से। तो इस एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम लोग का यहाँ पे NH2 ग्रुप दे रखा OH की जगह पे और नीचे OH ग्रुप दे रखा है, सेम रिएजेंट, तो NH2 और OH में ज्यादा प्लस एम NH2 का होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो अपना प्रोडक्ट वाला पार्ट अभी भी OH के रिस्पेक्ट में ही निकल के आने वाला है, मतलब जो CHO ग्रुप है वो नीचे वाले OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले स्टेप में OH वाला पार्ट एसिड बेस रिएक्शन करके O माइनस में कन्वर्ट होगा, जबकि NH2 थोड़ा बेसिक नेचर का होता है तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेगा। और जब हम लोग प्लस एम के ऑर्डर की बात करेंगे तो O माइनस का प्लस एम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल NH2 ग्रुप। तो प्लस एम ज्यादा होने की वजह से O माइनस अपने ऑर्थो पोजिशन वाले पार्ट पे आराम से CHO वाले पार्ट को पुट करने की कोशिश करेगा। इस तरह की चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। ऑल्दो सवाल बहुत सिंपल सा आएगा, सवाल इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाला है, नोट कर लो। थर्ड केस में एक ये पॉसिबिलिटी कंसिडर किया जा सकता है कि अगर OH के रिस्पेक्ट में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं और इसके ऑर्थो पोजिशंस ब्लॉक्ड हैं, अगर एक ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक्ड होगा तो दूसरी जगह पर रिएक्शन होगा, बट अगर दोनों ब्लॉक्ड होगा तब उस केस में अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब उस केस में OH के रिस्पेक्ट में पारा पोजिशन पे ही CHO ग्रुप लगेगा। ये एक चीज थोड़ा ध्यान रखना होगा, बट ये बहुत ही ऑब्वियस सा चीज है कि अगर ऑर्थो पोजिशन पे ग्रुप अवेलेबल नहीं है, वहां पे रिएक्शन करा पाना ही पॉसिबल नहीं है, तो चलो आगे वाले पार्ट पे रिएक्शन करा सकते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन का ट्रांसफर होना जरूरी है, अगर हाइड्रोजन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड है, वापस से एरोमेटिक बिहेवियर में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना इन सब रिएक्शंस वाले पार्ट का, और भी एक दो रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस को हम वर्कशीट में अलग से भेज देंगे तुम लोगों को, जिनको ट्राई करना होगा। बट मोस्टली रिएक्शन केवल इतने पार्ट पे ही होगा। एक छोटा सा पार्ट है इसमें जो हम मेंशन कर देते हैं अभी के लिए, बट ये मेडिकल वालों के किसी काम का नहीं है। अगर हम लोग के पास इस तरह का कंपाउंड दे रखा है साइक्लोपेंटाडाइन, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग ऊपर वाले रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हम लोग को बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन मिलता है, और इस पूरे स्टेप को हम लोग एबनॉर्मल रीमर्टिमन रिएक्शन बोलते हैं। ऑल्दो हम आज तक नहीं देखे कि इसके ऊपर कभी सवाल पूछा गया हो या फिर पूछा जाना चाहिए, बट फिर भी एक रिएक्शन है जो कहीं कहीं बुक्स में दे रखा होता है, कहीं कहीं जैसे कोई भी अगर रिवीजन के टाइम पे बुक सॉल्व करो, कोई भी अच्छा बुक सॉल्व करो, इनफैक्ट मेडिकल की बुक्स में जब एम्स का बुक होता था तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन दे रखा था, एक साइक्लोपेंटाडाइन दे रखा, इसको बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करना है। एक बार खुद से सोच के देखना कि ये चीज कैसे हो सकता है। बस हम एक छोटा सा हिंट यहाँ पे ये दे रहे हैं तुम लोगों को कि जैसे मान लो कि हम लोग का डबल बॉन्ड है और डाइक्लोरोकार्बीन है, तो इस केस में जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है ये आराम से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकता है, क्योंकि अल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो जो अल्कीन न्यूक्लियोफाइल है इसमें से जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये हम लोग कार्बन पे कोऑर्डिनेट कराएंगे। जैसे ही कार्बन पे कोऑर्डिनेट कराएंगे तो इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन के साथ हम लोग का डाइक्लोरोकार्बन का कार्बन अटैच होगा।
और जैसे ही एक कार्बन पे डाइक्लोरोकार्बन अटैच होगा तो दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा। वहां से भी स्टेप खत्म नहीं हो रहा। कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर था, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, वो एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर सेम टाइप पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देता है। बस ये पूरा स्टेप एक ही बार में होगा। हम लोग उसको अलग अलग स्टेप में ब्रेक कर रखे हैं कि पहले डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, जिसकी वजह से जिन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड था उसमें से किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन वाले पार्ट में नेगेटिव चार्ज आएगा। और कार्बन का जो लोन पेयर है सेम टाइम पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो कार्बन था, दोनों कार्बन जिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, उससे हम लोग का डाइक्लोरोकार्बन का कार्बन अटैच होगा। फिर रीअरेंजमेंट का कुछ स्टेप होता है जिसकी वजह से 5 मेंबर रिंग 6 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 3 मेंबर रिंग थोड़ा अनस्टेबल होता है। उस एक चीज को सोच के देखना है तुम लोगों को, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है। कहीं बुक्स रिफर करना है तो बुक्स रिफर करो, क्योंकि तुम लोग के पास बुक है पोलाब्रोस, उसमें रीमर्टिमन रिएक्शन जहां भी दे रखा होगा उस चीज को सर्च करके देखो। एरोमेटिक कंपाउंड्स में दे रखा होगा, या फिर हो सकता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में दे रखा होगा, उसमें सर्च करके देखो। उसको देख के कुछ इंसाइट खुद से मिलेगा कि अच्छा इस तरह का चीज भी कुछ हो सकता है क्या, जो हमको अपने टाइम पे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसा कुछ अगर हो सकता है कि हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ से रिएक्शन वाले पार्ट में ऐसा कुछ स्टेप फॉलो कर रहे हैं। सिंपली बस ऐसा समझ लो, एक अल्कीन है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग डाइक्लोरोकार्बन के साथ करा रहे हैं तो हम लोग को सीधा 3 मेंबर रिंग वाला चीज मिल जाएगा, सीधा ऐसा स्टेप मिल सकता है। ये अल्कीन के एक स्टैंडर्ड रिएक्शन में माना जाता है, ऑल्दो हम लोग के सिलेबस में नहीं है तो हम लोग इस चीज को पढ़ते नहीं है, बट ऐसा एक रिएक्शन माना जा सकता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर से जब हम लोग इस 5 मेंबर रिंग वाले पार्ट को अटैच करेंगे तो उस 5 मेंबर रिंग से ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर उस 6 मेंबर रिंग में एक्सपेंशन में जाएगा। ऐसा एक्सपेंशन क्यों होगा, कैसे होगा, ये दो चीज एक बार सोच के देखना। नहीं होगा तो बुक्स रिफर करके देखना, नहीं समझ में आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना। अदरवाइज ये ज्यादा काम का मेरे हिसाब से नहीं है, बट ऐसा चीज है कि अगर आएगा तुमको याद होना चाहिए तभी ये सॉल्व होगा, अदरवाइज दिमाग में हिट नहीं करेगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना थोड़ा। अब नॉर्मल रिमर्टिमन रिएक्शन इस चीज को बोलते हैं हम लोग। तो रिमर्टिमन रिएक्शन एक्चुअल में बोलना थोड़ा गलत है, लेकिन क्योंकि कार्बीन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो इसलिए हम लोग रिमर्टिमन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। एबनॉर्मल रिमर्टिमन रिएक्शन का एक रिएक्शन नोट कर लो इस चीज को। और इसके अगर नोट कर लिया होगा तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन वाले पार्ट में मूव करते हैं। और बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा रिएक्शन वाले पार्ट में। मोस्टली तुमको रिएक्शन जब लिखेंगे और आगे के स्टेप्स लिखेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ऑलमोस्ट रिमर्टिमन रिएक्शन टाइप का चीज़ कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें हम लोग रिपीट कर चुके हैं, मतलब कुछ चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, कोल्स रिएक्शन। कोल्स रिएक्शन बोलो या कोल्स स्मिड रिएक्शन बोलो, दोनों चीज़ सेम है। और रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग फिनॉल वाले पार्ट का रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं पहले स्टेप में, इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग एसिडिफिकेशन कराते हैं, जैसे रिमर्टिमन रिएक्शन में कराए थे। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को सैलिसाइलिक एसिड मिलता है। पहले सैलिसाइलल डिहाइड मिल रहा था, अभी सैलिसाइलिक एसिड मिल रहा है, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा अपना। और जैसे CHO ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे लगा था, सिमिलर टाइप से COOH ग्रुप भी ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे अटैच होगा। तो एक हम लोगों को ऑर्थो पोजिशन वाला ग्रुप, एक पारा पोजिशन वाला ग्रुप आराम से कंसिडर किया जा सकता है। बस इस बार हम लोग रिएक्शन में हैलोफॉर्म नहीं लेके चल रहे हैं,
कार्बीन डेफिनेटली नहीं बनेगा, बट CO2 लेके चल रहा है। एक छोटा सा स्टेप हम यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं तुम लोग को। अब तक तुम लोग को रट गया होगा मेरे हिसाब से, जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो इस केस में कार्बन वाला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब उसके आगे का स्टेप अगर मेंशन करना शुरू करे तो मेंशन करते वक्त सिंपल सिंपल चीजें बस बोल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोग के रिएक्शन वाले पार्ट में, अगर हम लोग फिनॉल वाले पार्ट का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे या KOH के साथ कराएंगे, बेसिकली OH माइनस के साथ कराएंगे, तो उस केस में यहाँ से H प्लस हटेगा। जब H प्लस वाला पार्ट हटेगा तो फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। फिनॉक्साइड आयन वाला पार्ट रेजोनेंस में जाएगा, तो हम बस रेजोनेंस वाले पार्ट को यहीं पे मेंशन कर रहे हैं। और रेजोनेंस के बाद जो हम लोग का पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, केवल इस चीज को मेंशन कर रहा है। नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद कार्बन वाला पार्ट क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो इस पर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करा के इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोगों को कार्बन वाले पार्ट के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक O माइनस का फॉर्मेशन मिलेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन वाले पार्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। अब यहाँ पे तुमको जो करना है कर सकते हो। ऑल्दो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है तो यहाँ से H प्लस एक्सचेंज होना अच्छा स्टेप नहीं होगा। H प्लस एक्सचेंज ज़्यादा काम खराब करेगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एसिडिक मीडियम डाल देते हैं। जब एसिडिक मीडियम डालेंगे तो एसिड मीडियम डालने से दो चीज़ें होंगी, उसको हम अलग अलग स्टेप में मेंशन कर दे रहा हूँ। ऑल्दो होना नहीं चाहिए अलग अलग स्टेप में, एक ही बार में मेंशन किया जा सकता है, बट स्टिल हम लोग अभी के लिए ऐसा मेंशन कर देते हैं कि एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और जो जैसा हाइड्रोजन था कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच था वो जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कीटोन वाला पार्ट मिल रहा है तो हम लोग टॉटोमराइजेशन करा सकते हैं, और टॉटोमराइजेशन कराने पे क्योंकि हम लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा तो आराम से, जैसे इनॉल वाला पार्ट मिल रहा है हम लोगों को, तो अगर टॉटोमराइजेशन कराने से एरोमेटिक इनॉल मिल रहा है मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर में एसिडिफिकेशन कराने के बाद फिर टॉटोमराइजेशन वाले स्टेप को साइमल्टेनियसली करा के सीधा प्रोडक्ट वाले पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसको हम अलग अलग लिख रहे हैं। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, फिर टॉटोमराइजेशन होकर के हम लोग को सैलिसाइलिक एसिड मिल गया। ये हम लोग का सिंपल सा स्टेप होना चाहिए। ध्यान ये रखना है केवल कि हम लोग का जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कार्बन होगा, क्योंकि जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, मेरे हिसाब से 8 या 9 बार रिपीट हो चुका है, अब तक रट गया होगा लोगों को। अगर कोई डाउट होगा किसी को किसी स्टेप में तो पूछ सकते हैं। और क्योंकि सवाल बहुत ही पार्टिकुलर रिएजेंट से एसोसिएटेड है तो इसीलिए मेरे हिसाब से इसमें कुछ वेरिएशंस भी नहीं कर सकते। जैसे हम लोग ऊपर वाले केस में वेरिएशन किए थे OH के साथ OCH3, उस टाइप के कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, अदरवाइज इसमें कुछ भी नया नहीं डाला जा सकता है। तो इन दोनों रिएक्शंस का ध्यान रखना। रीमा-टीमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत यूनिक रिएक्शन है, छोटे छोटे उसमें थियोरेटिकल पॉइंट्स है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लोग इस चीज को नॉर्मली कंसिडर किया करते हैं। ऑल्दो कार्बीन जो पार्ट है वो एक बार फिर से आएगा। ये कार्बीन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो एक पार्ट हम लोग का फिर से डिस्कशन होगा। इसमें हम लोग एक टेस्ट यूज करते हैं उसमें अमाइन के केस में। अमाइन के केस में हम लोग वहाँ पे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन यूज करते हैं। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग का हेलोफॉर्म वाला पार्ट यूज किया जाता है। तो वहाँ पे वो रिएक्शन आएगा तो कार्बिन का फॉर्मेशन कैसे होता है अगर फिर से रिपीट हो जाएगा तो तुम लोग को आराम से वो चीज़ समझ में आ जाना है। ऑल्दो वहाँ पे रिएक्शन थोड़ा अलग टाइप का है, वहाँ पे हम लोग आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कराते हैं, इसलिए उस चीज़ को कार्बाइल अमाइन टेस्ट की जगह पे कभी कभी आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलो आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलो दोनों सेम चीज़ है। बट वहाँ पे फिर से एक बार हम लोगों को कार्बीन का फॉर्मेशन मिलेगा। जब मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वो ऑलमोस्ट सबसे लास्ट टॉपिक होगा हम लोग के रिएक्शन मैकेनिज्म का। एक 2 लेक्चर या 3 लेक्चर के बाद उस चीज़ का डिस्कशन हो जाएगा। इन दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद हम लोग के पास एक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बचा हुआ है, और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बाद हम लोग का कोई मेजर मैकेनिज्म नहीं बचेगा। हम लोग 8 ईस्टर्ट रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं, तो हम लोग का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा नेम रिएक्शन वाला पार्ट। फिर छोटे छोटे कुछ मैकेनिज्म है जो पहले ही बोला था कि
काम के नहीं है, मोस्टली एडवांस लेवल के लिए कंसिडर किए जाते हैं, तो उसको हम अलग से पढ़ा देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। आज के दोनों मैकेनिज्म में अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो फिर आज के लिए अब इतना ही मैकेनिज्म रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। क्लास का टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है शॉर्ट नोटिस पे तुम लोग क्लास बताया जाए। क्लास अगर होगा तो 1:30 बजे के बाद से ही होगा, और डिपेंड करता है तुम्हारा क्लास कब खाली है, तो क्लास का शेड्यूल हम अलग से बता दिया करेंगे, उसके हिसाब से तुम लोग का क्लास अरेंज हो जाया करेगा। थोड़ा एक वीक इस वीक इसी टाइप से क्लास रहेगा, ताकि हम लोग का सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाए। तो क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जिसको भी कोई डाउट होगा आराम से डाउट पूछ लेना।